हेलो गाइस, आई विशाल कौशिक वेलकम यू बैक वंस अगेन टू एसएस विविंग्स यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है पॉलिटी सीरीज का, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और इनको हिंदी में नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं फिर। गाइस, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 भाग 4 और किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये दिए गए हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले लिख लो भारत के नीति निर्देशक तत्व हेडिंग में, और यह संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आ जाती है, दैट इज ये जो डीपीएसपी है ये हमने कौन सी कंट्री से ली है। ठीक है, किस कंट्री से हमने इसको बोरो किया है जो डीपीएसपी के प्रोविजन है, दैट इज आयरलैंड। ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी आप लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस अगर आपने पॉलिटी की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उनको एक्सेस कर सकते हैं, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगला पॉइंट ये है कि जो आपके डीपीएसपी है, ठीक है, जो आपका डीपीएसपी है ये रियल में एनफोर्स करता है किस चीज को। डीपीएसपी एनफोर्स द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये कुछ आपको फीचर्स में डाल के लिख सकते हो, फीचर्स ऑफ डीपीएसपी। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी एनफोर्सेस द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका आ जाता है कि जो पर्पस है, अब डीपीएसपी का पर्पस क्या है डालने का। ठीक है, जो सेकंड पर्पस है इसका वो ये है टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट, मतलब भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का इसका मकसद है। कल्याणकारी राज्य कैसे, मतलब सोशलिस्ट। सोशलिज्म जो एक टर्म है और जो कंसेप्ट है वो गाइस रशिया से लिया हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, वहीं पे होता है समाजवाद। तो दो आपको इसके फीचर लिखने हैं। सबसे पहले तो फीचर ये है कि यह, इसको हिंदी वाले लिख लो, प्रॉपर टर्म बता रहा हूं, कि यह देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। इंग्लिश वाले लिख लें, डीबीएसपी एनफोर्सेस द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया इन रियल। ठीक है, अब इसका पर्पस की बात कर लेते हैं। पर्पस क्या है, तो गाइस इसका जो पर्पस है डीबीएसपी का, तो ये कहता है कि नीति निदेशक तत्वों में वर्णित जो आदेश हैं, मतलब जो आर्टिकल्स हैं अंडर इसके जो मेंशन्ड है, उनका पर्पस ये है कि वो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाए। ठीक है, कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट, दैट इज सोशलिस्ट। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर जो उसका फीचर है डीपीएसपी का, दीज आर नॉट जस्टिफिएबल इन जुडिशरी। ठीक है, डीपीएसपी इज नॉट जस्टिफिएबल इन जुडिशरी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मिल गए अभी तक आपको। सबसे पहला तो डीपीएसपी को कहां से लिया है, और ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर, फिर कुछ ऑप्शन थे, जस्टिफिएबल इन जुडिशरी, नॉट जस्टिफिएबल इन जुडिशरी, और जुडिशियल रिव्यू जो लॉ है उसके अंडर आता है नहीं आता। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है, दीज आर नॉट जस्टिफिएबल इन जुडिशरी। आप डीपीएसपी के जो भी प्रोविजंस हैं उनको किसी भी तरह से कोर्ट के अंदर ले जाके वो स्क्रूटनी के अंदर नहीं आते। ठीक है, अब अगली चीज जो इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि किस आदमी ने इसको क्या कहा है। ठीक है, टर्म्स गिवन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें बी आर अम्बेडकर की। बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है, एनी गेसेस, क्या बोला होगा बी आर अम्बेडकर ने इसको। बी आर अम्बेडकर ने इसको बोला है नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
देखो यार, आपको वही चीज कराई जा रही है जो पेपर में आई हुई है या जिसके आने की उम्मीद है। तो नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, हिंदी वाले लिख सकते हैं इसको, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान की एक अनोखी विशेषता है। ठीक है, अगला राजनीति विज्ञान, केटी शाह ने क्या बोला है, आप वो लिख लो। अकॉर्डिंग टू केटी शाह, केटी शाह के अकॉर्डिंग इट्स इसको आप लिख लेना प्रॉपर, ये आया हुआ है और ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, केटी शाह ने जो बोला है ये एग्जाम में आया हुआ है। इसको बोला हुआ है अ चेक ऑन अ बैंक पेबल, a check on a bank payable at the convenience of the bank। हिंदी वाले इसको लिखेंगे कि केटी शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, और इसको एक चीज और बोली थी, नीडलेस फ्रॉड भी बोला था इन्होंने। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं नीडलेस फ्रॉड। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आर्टिकल्स। अब आप सब हेडिंग डालो इसके अंदर, आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी। अगेन आपको यार वही आर्टिकल कराए जाएंगे जो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए हैं या उनके आने की उम्मीद है। ठीक है, तो पहला आ जाता है इसके अंदर आपका, इसको स्टार मार्क मार देते हैं, दैट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है कि स्टेट शेल ट्राई टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है कि इसका कि सभी जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, उनको आजीविका का साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा और बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो एक बार इसको प्रॉपर टर्म बता देता हूँ जो आपको लिखना है। इसमें लिखा है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को सामान्य रूप से जीविका का साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। और इसी के अंदर ही था इसका पहला प्रोविजन जो आपको पढ़ना है। दूसरा प्रोविजन जो इसको इसके अंदर आपको पढ़ना है, दैट इज इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क वाला जो है ये पेपर में आया हुआ है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इसके अंदर कहा गया है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क इधर मैन और वुमेन। ठीक है, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। आपको याद हो जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था उसमें एक वर्ड था जस्टिस, तो उसके अंदर एक और वर्ड था आपका इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये आपका प्रियम्बल में जो इकोनॉमिक जस्टिस दी है ये उसका पार्ट है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। ठीक है, और इसी के बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज, इसी का सब आर्टिकल कह लो, दैट इज 39A। आर्टिकल 39 क्लॉज ए, ये क्या बोलता है? आर्टिकल 39 क्लॉज ए बोलता है कि इक्वल जस्टिस
एंड फ्री लीगल एड, मतलब कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनको उनके लिए समान न्याय का प्रावधान है। मतलब चाहे कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, कोई भी व्यक्ति है, हर किसी को जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो बराबर मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है जो अपने लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता वकील करने के लिए, तो उनको सरकारी वकील दिया जाता है। ठीक है। जब उसका अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी कोर्ट केस में आ जाता है, ठीक है, और वो अपने खुद के लिए वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको फिर एक सरकारी वकील दिया जाता है, तो सरकारी वकील लड़ता है फिर उसके लिए। ठीक है। तो ये आता है इस प्रोविजन के अंदर। और नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 40। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, आर्टिकल 40 जो है। आर्टिकल 40 जो है आपका, दैट इज क्रिएशन, रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ये जो है ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, ग्राम पंचायत। और क्या कहता है कि स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू क्रिएट ग्राम पंचायत एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ग्राम पंचायत को क्या बनाना है, इसको सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से स्वायत्त संस्था। ठीक है, मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बॉडी को भी बोल सकते हो आप। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि इनको सफिशिएंट पावर्स एंड फंक्शन देगा। ठीक है, सफिशिएंट पावर्स एंड फंक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्राम मतलब किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो क्रिएशन ऑफ ग्राम पंचायत है वो कहाँ आती है, मतलब डीपीएसपी के किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के क्रिएशन की बात की गई है, सफिशिएंट पावर्स। ठीक है, तो इसको आप इंटरलेट करके पढ़ सकते हो कि ग्राम पंचायत की क्रिएशन होगी और उनको सफिशिएंट पावर्स दी जाएंगी जिससे वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। हिंदी में टर्म लिख सकते हैं हिंदी वाले कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतने अधिकार एवं शक्तियां प्रदान करेगा जिससे कि वह स्वायत्त शासन इकाई, सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सकें। अब इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि स्टेट shall take steps to create the gram panchayats and give them sufficient powers so that they can work as a self government। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अंदर क्या है, ये किस प्रोविजन, मतलब क्या प्रोविजन आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है इसके अंदर ह्यूमेन वर्क कंडीशंस, एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, सो ये क्या कहता है कि यार वो जो भी कोई व्यक्ति है या जो भी कोई इंसान है, अगर वो कहीं पे काम कर रहा है तो उसे काम करने के लिए ऐसी जगह मिले, मतलब जहां एक इंसान नॉर्मली काम कर सके। जैसे किसी जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि कोई लोग खदान में काम करते हैं, माइंस में, तो माइंस में काम करने के लिए जो एनवायरनमेंट होता है यार वो ह्यूमन इन्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, तो जनरली उस तरह में अलग प्रोविजन होते हैं। तो स्टेट इसलिए, मतलब ये जो आर्टिकल है ये करता है कि आप अगर जिस जगह पे काम कर रहे हो तो वहां पे एक नॉर्मल इंसान जो मतलब एक अपने कंफर्ट्स के साथ काम कर सके। ठीक है, तो ये माइंस वगैरह के लिए अलग प्रोविजंस हैं। उसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां तो अलग इसका कंसेप्ट हो गया। जो भी जगह मान लो अगर आप किसी कॉलेज में काम कर रहे हो या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो रहा हो। ठीक है, ये उस तरह के प्रोविजंस पे काम करता है। और जो फीमेल्स होती हैं उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीव देनी पड़ती है, कंपनी उनको फायर नहीं कर सकती। दैट इज आपका मैटरनिटी रिलीफ आ जाता है। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल के अंदर आता है आपका ह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ। आपके वर्क प्लेस पे आपका कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीज। और आपको मैटरनिटी रिलीफ जो भी फीमेल्स हैं उनको मिलेगी, उसके लिए आपको कोई कंपनी मतलब आपके काम से निकाल नहीं सकती, आपको छुट्टी देनी पड़ेगी उन्हें। ठीक है, और हिंदी वाले लिख सकते हैं इसको कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्ति को
अपनी अनुकूल परिस्थितियों में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक है, प्रसूति सहायता मतलब मैटरनिटी रिलीफ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 44। एनी गेसेस आर्टिकल 44 क्या है? बहुत ही फेमस आर्टिकल है ये। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अभी बहुत चर्चा में था पीछे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट का ऑन कार्ड्स अभी यही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट शेल टेक प्रोविजंस टू एनफोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया टू मेक एवरी पीपल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वल। ठीक है, सॉरी, और इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं कि राज्य जो है वो संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान करेगा। और आप अभी हमारे इंडिया में केवल एक ही स्टेट है ऐसा जहां पे ये यूसीसी लगी हुई है, सिंगल स्टेट है। आप कमेंट करके ऑप्शन में बताओ कि वो कौन सा स्टेट है जहां पे यूसीसी लगा हुआ है अभी। ठीक है, और यार शेयर करते रहो वीडियो। टारगेट अभी पिछला वाला जो दिया था वो भी अचीव नहीं हुआ है, पिछला वाला टारगेट, बट आई एम स्टिल मेकिंग द वीडियो क्योंकि कुछ लोग कंटिन्यू है। और यार देखो 25-30 लोग ही हैं जो वीडियो को कंटिन्यूस तौर पे देख रहे हैं। ठीक है यार, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो सब देखेंगे, थोड़ा यार हमको भी मोरल बढ़ता है कि हाँ भाई नई नई चीजें लेके आनी चाहिए। ठीक है, तो जितने जोश के साथ आपने पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करने के लिए कहा था उतने जोश से यार वीडियो देख नहीं रहे हो पॉलिटी सीरीज की। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल पे यार जितने भी लोग आते हैं उसको इसके मॉक टेस्ट वो अटेम्प्ट करने, केवल 30-40% लोग ही ऐसे हैं जो सही आंसर देते हैं इसके। यार वीडियो देखने के बाद भी अगर गलत आंसर दे रहे हो तो यार क्या ही फायदा। पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो कैसे अटेम्प्ट करोगे यार। चलो अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 के अंदर क्या प्रोविजंस हैं? आर्टिकल 46 कहता है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ SC एंड ST। ठीक है, स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ SC एंड ST। हिंदी वाले इसको लिख लें कि राज्य दुर्बल वर्ग यानी SC ST की शिक्षा और आर्थिक उन्नति, इसमें एजुकेशन भी डाल लो आप, सोशल एजुकेशन, एजुकेशनल। ठीक है, शिक्षा और आर्थिक उन्नति हेतु विशेष प्रावधान करेगा जिसके अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशंस वगैरह जो हैं ये मिलते हैं। ठीक है, ये DPSP के अंदर ही मेंशन्ड है। ठीक है, तो जो भी स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं SC STs के लिए उनके एजुकेशन में और उनको इकोनॉमिक रूप से उनका स्टेटस बढ़ाने के लिए, वो आर्टिकल 46 के अंदर मेंशन्ड है। अब आता है आपका आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 के अंदर क्या प्रोविजंस है? ठीक है, आर्टिकल 47 के अंदर प्रोविजंस है कि स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड हेल्थ। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये होगा कि राज्य लोगों के जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। ठीक है, एक तो प्रोविजन इसका ये है। दूसरा प्रोविजन इसका ये है, एक्सेप्ट मेडिसिन
एक्सेप्ट मेडिसिन प्रोहिबिशन, दवाइयों के अलावा जो भी मादक पदार्थ हैं जैसे शराब हुई या ड्रग्स वगैरह हुए, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ठीक है। तो ये क्या है कि औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा हमारा देश, हमारा राज्य, ठीक है। तो ये प्रोविजंस है, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड बनाना कि यार अल्टीमेटली जॉब्स प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब चीजें ना, और उनका हेल्थ के लिए प्रोविजंस है, उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए प्रावधान है कि भाई जैसे ये आप देखो पोल्यूशन कम करना है, ये सब करना है, तो ये हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने के ही प्रोविजंस है। और दवाइयों के अलावा जो भी ड्रग्स वगैरह हैं या बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स हैं उन पे उनके ऊपर प्रोहिबिशन, ठीक है। अब आता है अगला आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है कि आपका कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन कह लो इसको, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड एनिमल्स, जो भी जंगली जानवर हैं ऑल्सो उनके लिए भी उनको बचाने का प्रयत्न करेगा। और प्रोहिबिशन, और इससे पहले एक चीज और है कि जो आपका एग्रीकल्चर है, ठीक है, आपका ये तो था फर्स्ट प्रोविजन इसका ए, ये हो गया बी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो भी पालने वाले पशु होते हैं, जैसे कोई लोग बकरी पालते हैं या गाय पालते हैं, या कुछ लोग मतलब जो भी मतलब जानवर जो पालते हैं, लोग पशुपालन करते हैं, इसको साइंटिफिक बनाना है, ठीक है, इसको बनाना है साइंटिफिक, ठीक है। और तीसरा प्रोविजन है इसका कि प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर ऑफ, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लाइन से, जो इसका थर्ड प्रोविजन है ना, इस लाइन से ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर ऑफ काव, calves and other milk giving animals, ठीक है। तो देखो यार, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो आपके पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, और उसी के साथ साथ जो भी जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ का भी आपका जो प्रोटेक्शन जो कंजर्वेशन है वो आ जाता है इसके अंदर। और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और कृषि को वैज्ञानिक पद्धति से उसका विकास करवाना, ठीक है। और तीसरा, जो दुधारू पशु हैं जैसे गाय भैंस है या बकरी वगैरह जो भी हैं, जो मतलब जो भी जो एनिमल्स हैं, जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, उनके स्लॉटर पे बैन एक्चुअली में, ठीक है। तो हिंदी वाले इसको लिख सकते हैं प्रॉपर की पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयत्न करेगा राज्य, मतलब राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयत्न करेगा, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, तथा दुधारू पशु के वध पर प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। तो वध मतलब स्लॉटर। अब अगला आर्टिकल आ जाता है आपके सामने, ये आर्टिकल पेपर में आया हुआ है, सीडीएस में ही आया हुआ है, दैट इज आर्टिकल 50। ये भी पीछे भी मैंने आपको बताया था, इसकी हिंट दी थी आपको,
आर्टिकल 50, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की वीडियो थी उसमें हिंट दी थी आपको। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, मतलब कि स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट, इसमें यहां से लिखना, स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो संसद ये सब है, संसद आपका विधानसभा और ये सब है। स्टेट सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, और हिंदी वाले लिख सकते हैं लोक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। ठीक, तो ये जो लाइन है ना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ऐसा ही करके आया था लिखा हुआ एग्जाम के अंदर कि किस आर्टिकल के अंदर जो प्रोविजंस है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वो किस इन पब्लिक सर्विसेज किस आर्टिकल के अंदर आती हैं। तो फिर ऑप्शन थे, अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 50 अंदर के जो इसके अंदर जो प्रोविजन, दैट इज इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब जो भारत की विदेश नीति है वो आती है इसके अंदर, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। या आप इसको बोल सकते हो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 51 के अंदर ही आती है। ठीक है, लेकिन हिंदी के अंदर जो वर्ड है आपको वो एक बार बता देता हूं मैं, उसके 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 ऊपर क्वेश्चन आए हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी इसके अंदर जो प्रोविजन है, मतलब पहला प्रोविजन तो ये है, दूसरा प्रोविजन है इसका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और वर्ल्ड का एकमात्र हमारा देश ही ऐसा है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करी गई है। तो इस वजह से ये आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो मैं आपसे बात कर रहा था। वर्ल्ड में वर्ल्ड में एकमात्र हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है। ठीक है, तो अब यहाँ ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, एक टॉपिक और बचता है इसमें छोटा सा कि कुछ प्रोविजंस थे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसके अंदर जोड़े गए थे। ठीक है, कब हुआ था ये, डेट बताओ। 1970 1977 में थी वो, तो 1977 1978 में इसी बात है। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो प्रोविजन जोड़े गए थे, वो कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे इसके अंदर, उनको आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले की। तो सबसे पहला है आपका 39A, आर्टिकल 39A। इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 43A,
आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43A बोलता है आपका कि जो भी कोई इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में जो वहां के वर्कर्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, पार्टिसिपेशन, और हिंदी वाले लिख सकते हैं उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। तो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बाय वर्कर्स। मतलब ये मैनेजमेंट कौन सा, इंडस्ट्रीज। अब आता है तीसरा आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 48A। ये बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फोर्थ आर्टिकल है आपका आर्टिकल 39F। ये कहता है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स एंड एडल्ट्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। डीपीएसपी के लिए आप नोट्स बनाते रहो, साथ साथ आपके सारे के सारी पॉलिटी कवर कराने की प्रॉमिस करी है हमने। और गाइस एक चीज मेरे को आप लोग ये बताओ कि करंट अफेयर्स हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं अभी तक इस वजह से रुका हुआ हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि करंट अफेयर्स मंथ वाइज कवर करने हैं या जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था टॉपिक वाइज कवर करने हैं। एक बार आप कमेंट करके मेरे को बताओ, फिर उसी हिसाब से हम लोग प्लान करें, क्योंकि इकट्ठा करंट अफेयर्स की वीडियो थोड़ी लंबी लंबी होंगी, ज्यादा एक्स्ट्रा उसके अंदर सारा का सारा कंपाइल करके डेटा तब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसका। तो आप कमेंट करके बताओ कि करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको टॉपिक वाइज ही चाहिए जैसे मैंने बताई थी, क्योंकि देखो यार उसमें फायदा है टॉपिक वाइज पढ़ने में। अब अलग अलग महीने वाइज में फिर उसको अलग अलग कंपाइल करोगे या वो जैसे भी आपको फिजिबल लगता है आप मेरे को बता दो, मैं दोनों तरीके से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मंथ वाइज बोलोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके तो वो बना दूंगा मैं, और टॉपिक वाइज कहोगे टॉपिक वाइज बना दूंगा, ठीक है। और गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कहने की जरूरत मेरे को होनी नहीं चाहिए, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि यार शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, 20-25 लोग ही हैं जो बस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अगर यार ऐसे ही चलता रहा तो आई विल श्योरली डिसकंटिन्यू द सीरीज, ठीक है। तो चलो, आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे आगे भी ऐसे ही। तो चलो ठीक है गाइस, जय हिंद, थैंक यू।